हाय एवरीवन। राजनीतिक विज्ञान में हम राजनीतिक अवधारणाओं के बारे में जान लिए हैं और जो इसका दूसरा यूनिट है, दूसरी इकाई है राजनीतिक परंपराएं। उसमें आज हम उदारवाद की बात करेंगे, यानी उदारवाद या लिबरलिज्म। उदारवाद क्या है? उदारवाद का हम सामान्य सा अर्थ समझे तो उदार का अर्थ ही होता है यानी सरल, सामान्य। यानी उदारवाद का जो अर्थ समझा जाता है, अर्थ है वह है स्वतंत्रता, यानी बाह्य प्रतिबंधों से व्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने विश्वास के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। वो क्या कहलाती है? उदारवाद कहलाती है। उदारवाद की परिभाषा की बात करें तो इसको जो है सार्टोरी और हाबहाउस ने परिभाषित किया है। सार्टोरी कहते हैं कि उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा तथा संवैधानिक राज्य का सिद्धांत है तथा व्यवहार है। जबकि हाबहाउस कहते हैं कि स्वतंत्रता को उन्होंने ली है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता उदारवाद का मूल तत्व है, यानी इन्होंने कहा कि उदारवाद मीन्स होता है स्वतंत्रता और स्वतंत्रता उदारवाद का मूल तत्व है। अब हम इसकी विशेषताओं को जानेंगे। विशेषताएं इसकी क्या क्या हैं, किस तरीके से इसकी अवधारणा निकल के आई। और विशेषताएं हैं कि मानवीय विवेक में आस्था हो, इतिहास तथा परंपराओं का विरोध है, मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास है। सबसे बड़ी इसकी विशेषता हमको देखने को मिलती, यानी उदारवाद जो है यह लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन करता है और उदारवाद यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति का भी समर्थन करता है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उदारवाद की हम इसमें देखते हैं कि उदारवाद जो है समाज और राज्य को एक कृत्रिम संगठन माना जाता है, यानी मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में भी विश्वास रखता है। और ये मानता है, उदारवाद यह मानता है कि व्यक्ति साध्य है, राज्य उसका साधन है। इसने व्यक्ति को एक लक्ष्य माना है, जबकि उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन राज्य को माना है। हेलोवेल के अनुसार इन्होंने किस तरीके से उदारवाद की विशेषताएं बताई और हाबहाउस ने किस तरीके से उदारवाद की विशेषताएं बताई, इनके अनुसार देख लेते हैं। हेलोवेल जो कहते हैं, वो कहते हैं व्यक्तिगत इच्छा की स्वायत्तता हो और व्यक्ति के विवेक व अच्छाइयों में विश्वास हो तो वो क्या कहलाती है? उदारवाद कहलाती है। यानी कानून में आस्था हो और न्यूनतम सरकार में विश्वास हो, यानी मानव के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता हो तो वह क्या कहलाता है? उदारवाद कहलाता है। जबकि हाबहाउस कहते हैं कि नागरिक स्वतंत्रता हो, वित्तीय स्वतंत्रता हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, सामाजिक स्वतंत्रता हो। अब सामाजिक स्वतंत्रता यानी जन्म, संपत्ति, वर्ण, जाति इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जातीय स्वतंत्रता यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता हो, राष्ट्रों के निर्णय और भौगोलिक प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों में स्वशासन के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता उदारवाद यानी इन सभी चीज़ों को लेकर, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग का समर्थन करता है। पारिवारिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हेलोवेल भी इस तरीके से मानते हैं कि उदारवाद जो है वह मानवीय व्यक्ति और व्यक्तियों की आत्मीय समानता से जुड़ा हुआ विश्वास ही उदारवाद है। जबकि इन्होंने पारिवारिक स्वतंत्रता को भी माना है। उन्होंने कहा कि सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के पारिवारिक मामलों में निर्णय लेने की आज़ादी है। उदारवाद के प्रकार की बात करें तो उदारवाद को 3 तरीके से इसको बताया गया है: परंपरागत, आधुनिक उदारवाद और समकालीन उदारवाद। परंपरागत को नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है। अब परंपरागत उदारवाद को नकारात्मक उदारवाद क्यों कहा जाता है? यानी परंपरागत उदारवाद होता क्या है? परंपरागत उदारवाद जो है, जब हम 16वीं या 17वीं शताब्दी के उदारवाद का जो प्रारंभिक रूप सामने आया था उसे देखें तो उसे परंपरागत उदारवाद माना गया था। यानी परंपरागत उदारवाद आरंभ का टॉमस हॉब्स द्वारा कहा जा सकता है, परंतु इसकी जो स्पष्ट अभिव्यक्ति जो करते हैं वो जॉन लॉक करते हैं। जॉन लॉक की रचनाओं में हम यह देखते हैं कि उन्होंने परंपरागत उदारवाद को परिभाषित किया। यानी वस्तुतः हम जो है एडम स्मिथ को भी देखते हैं, टॉमस पेन को भी देखते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, रिकार्डो और लॉक ने भी परंपरागत उदारवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
परंपरागत उदारवाद की विशेषताएं क्या हैं? परंपरागत उदारवाद जो है ये व्यक्ति के विकास में आस्था रखता है, नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देता है। अब यानी जब हम आधुनिक या सकारात्मक उदारवाद को देखेंगे, इसकी मान्यताओं को देखेंगे, तो हम तुलनात्मक रूप से पढ़े तो इसे ज़्यादा हमको समझने में आसानी होगी। जैसे अब परंपरागत उदारवाद पहले आया, यानी 16वीं से 18वीं शताब्दी में ये माना जाता है, 16वीं से 18वीं शताब्दी में ये माना जाता है। जबकि आधुनिक या सकारात्मक उदारवाद जो है यह 19वीं सदी से अब तक का माना जाता है। तो इसे सकारात्मक उदारवाद आधुनिक को क्यों कहा जाता है, इसे परंपरागत उदारवाद क्यों कहा जाता है, या नकारात्मक क्यों कहा जाता है? इससे आसानी होगी हमको समझने में कि जो नकारात्मक उदारवाद है यह राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है, जबकि सकारात्मक उदारवाद या आधुनिक उदारवाद जो है यह राज्य को एक कल्याणकारी संस्था मानता है। नकारात्मक उदारवाद हस्तक्षेपवादी राज्य में विश्वास करता है, जबकि सकारात्मक उदारवाद लोक कल्याणकारी राज्य में विश्वास करता है। नकारात्मक उदारवाद प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास रखता है। सकारात्मक उदारवाद यह मानता है कि व्यक्ति के अधिकार समाज द्वारा प्रदत्त हैं और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो उसको विश्वास, यानी उन्होंने समाज और राज्य से प्राप्त मान्यता प्राप्त को अधिकार पर बल दिया। नकारात्मक उदारवाद के जो राजनीतिक विचारक हैं उसमें जॉन लॉक आते हैं, एडम स्मिथ आते हैं, रिकार्डो आते हैं, जबकि सकारात्मक उदारवाद में J.S. मिल, T.H. ग्रीन और लास्की आते हैं। यानी नकारात्मक यानी निरंकुश राजतंत्र और निरंकुश पोपवाद को बढ़ावा देता है, जबकि सकारात्मक उदारवाद पूंजीवाद और मार्क्सवाद को बढ़ावा देता है। यानी नकारात्मक या आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में राज्य की न्यूनतम भूमिका मानता है, जबकि आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए राज्य की व्यापकता हमको सकारात्मक उदारवाद में देखने को मिलती है। तो हमने यह देखा कि नकारात्मक और सकारात्मक उदारवाद किस लिए इसे नकारात्मक उदारवाद यानी परंपरागत को कहा जाता है और आधुनिक को सकारात्मक उदारवाद क्यों कहा जाता है। अब हम समकालीन उदारवाद की बात करें तो समकालीन उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य की भूमिका के बारे में विस्तृत विश्लेषण किया गया है। यानी समकालीन उदारवाद के अंतर्गत जो सिद्धांत जो है दिए गए हैं वह व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता और राज्य की हस्तक्षेप नीति की समर्थन करते हैं। यानी इन्हें स्वेच्छातंत्रवाद और न उदारवाद की श्रेणी में रखा जाता है, समकालीन उदारवाद को। अब ये स्वेच्छातंत्रवाद क्या है, न उदारवाद क्या है और समतावाद क्या है, इसको समझ लेते हैं। स्वेच्छातंत्रवाद यानी राजनीति का एक समकालीन सिद्धांत है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सार्वजनिक नीति का प्रामाणिक आधार मानता है, और यह सिद्धांत जो है कल्याणकारी राज्य का खंडन करते हुए मुक्त आधार राष्ट्र अर्थव्यवस्था एवं स्वतंत्रता का मूल तंत्र मानता है। इसमें जो है हम इसके समर्थक जो है बर्लिन है, हेयक है, फ्रीडमैन है, रॉबर्ट नाजिक भी इसके बारे में अपनी बात रखते हैं। न उदारवाद क्या है? न उदारवाद यानी राज्य के कार्यक्षेत्र को फिर से समेटने के लिए, यानी रोलिंग बैक द स्टेट के लिए मुक्त बाजारवाद या मुक्त बाजार समाज का समर्थन करता है, वह न उदार कहलाता है। यानी समकालीन विश्व में न उदारवाद की प्रेरणा में 3 नीतियों को अपनाया जा रहा है। वो है LPG यानी लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण। समतावाद की बात करें तो समतावाद जो है यह उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत स्वतंत्रता स्थापित करना चाहता है। यानी समतावाद एक ऐसी व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें समर्थ और संपन्न व्यक्तियों के साथ साथ निर्बल वंचित व्यक्तियों को भी आत्म विकास के लिए उपयुक्त अवसर और अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हों। जिसमें हम जो है समतावादी विचारक में जॉन राल्स, C.B. मैकफर्सन को देखते हैं। जॉन राल्स की हम जो फेमस कृति है जिसके बारे में हमने न्याय के राजनीतिक अवधारणाओं में इनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। सोशल जस्टिस में उन्होंने किस तरीके से न्याय के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने ये माना है कि समाज के
यानी समाज के जो कमज़ोर वर्ग को गरिमामय जीवन देने का अधिकार मिले, और उन्होंने न्याय एवं प्रगति में न्याय को प्राथमिकता देते हुए सामाजिक न्याय का सिद्धांत दिया, यानी उदारवाद के अंतर्गत इसे प्रस्तुत किया। तो हमने इस वीडियो में जाना कि उदारवाद है क्या, उदारवाद की क्या विशेषताएं होती हैं, और उदारवाद के प्रकार। अब हम उदारवाद के पिता कहे जाने वाले, यानी उदारवाद के आत्मा कहे जाने वाले जॉन लॉक के बारे में जानेंगे, जिसे उदारवाद की आत्मा भी कहा जाता है। एक समझौतावादी विचारक भी माने जाते हैं। धन्यवाद।